सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक बढ़िया टॉपिक रहने वाला है जो हमारे आर और एल सी में जो पर्पज चलते हैं आपके प्रेरक में और आपके संधारित्र में और प्रतिरोध में, किस प्रकार से जो पर्पज चलते हैं, किस प्रकार से क्रम रहता है उनका, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे और रेजोनेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चे हमारे जो क्लास देख रहे हैं तो कमेंट कर दें और लाइक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सब पे आप पर पहुंच सके। तो जल्दी से जो बच्चे जुड़े हैं वो जल्दी लाइक कमेंट करना ना भूलें, जल्दी फटाफट जुड़ जाओ। तो बढ़ते हैं आगे। देखो हमारा क्या रहता है कि ए सी परपथ एवं संबंधित वेक्टर संकल्पनाएं और दूसरा रहता है रेजोनेंस। तो आज इनके बारे में एक एक से हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एसी परपथ में संबंधित विभिन्न पदों को ज्ञात करने हेतु इसकी वेक्टर संकल्पनाएं जो संकल्पनाएं हेतु इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयुक्त किया जाता है। इनको किसमें किया जाता है? इन वेक्टरों को किसमें किया जाता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयुक्त किया जाता है। तो हमारा पहला आता है एसी परपथ एवं संबंधित वेक्टर संकल्पना है, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में अध्ययन करते हैं किस प्रकार से रहता है। तो इस वेक्टर को इस परपथ में इसका जो संयोजन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। इस परपथ वेक्टर में दो प्रकार से संयोजन किया जाता है। तो पहला आता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा आता है हमारा समांतर क्रम। तो इन दोनों में हम इन परपथों को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, संयुक्त करते हैं, ठीक है। तो हम पहला पढ़ते हैं इसमें श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम परपथ। श्रेणी एसी परपथ, इसके बारे में पढ़ती। देखो एसी श्रेणी जो परपथ होता है हमारा, जो किस प्रकार से रहता है तो वो देख लेते हैं। एसी परपथ हमारा जो श्रेणी के अंदर रहता है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट जो होते हैं, हमारे प्रेरक होता है, धारिता होती है और हमारा प्रतिरोध होता है, वो किस में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं एसी के में, ठीक है। और ये निष्क्रिय अवयवों को श्रेणी क्रम में निम्न प्रकार से संयुक्त किया जाता है। इनको जो हमारे निष्क्रिय अवयव हैं इनको निम्न प्रकार से संयुक्त किया जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिख लेंगे प्रतिरोध, धारिता एवं प्रेरक आदि संयोजन श्रेणी क्रम में होते हैं। हमारे जो अवयव को होते हैं
तो हमारे संदर्भ प्रयोग जो कहते हैं श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, क्रम में संयुक्त होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय अवयवों को क्या करते हैं भाई, श्रेणी क्रम में निम्न प्रकार से क्या करते हैं, संयुक्त किया जाता है। तो लिख लेंगे इसमें निष्क्रिय जो हमारे निष्क्रिय जो अवयव होते हैं उनको श्रेणी क्रम में, अवयवों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में इनको संयोजित करके जो निष्क्रिय अवयव होती हैं करके इनको क्या जाता है भाई, ज्ञात किया जाता है। तो पहला आता है हमारा आरएल, मतलब प्रतिरोध और प्रेरक। प्रेरक और प्रतिरोध आता है तो हम लिख लेंगे पहला श्रेणी आरएल परपथ। देखो श्रेणी आरएल परपथ किस प्रकार से रहता है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखो हमारा आरएल जो सर्किट बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो किस प्रकार से रह रहा है हमारा, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बी आर, ये हमारा बी आर है वोल्टेज, इसमें भी बी एल है, तो इसमें भी वोल्टेज आएगी और इसमें भी वोल्टेज आएगी, तो इसलिए बी आर और बी एल, इनका नाम अलग अलग है। ठीक है ना, इसका नाम प्रतिरोध है, इसका नाम प्रेरक है। ठीक है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, ये भी पता है आपको, और दोनों के अंदर जो वोल्टेज का मान होता है वो दोनों में होता है। ठीक है, श्रेणी के अंदर दोनों में किस प्रकार से वोल्टेज होती है। ठीक है, तो हमारे पी एल प्रेरक, एल पर कुल वोल्टेज ड्रॉप और बी आर प्रतिरोध में वोल्टेज, इन दोनों पे किस प्रकार से वोल्टेज निर्भर होती है। तो हम अब तक तो पढ़ते आ रहे हैं जो श्रेणी क्रम होता है आरएल का और श्रेणी क्रम होता है आरसी का, और हमारे पहले भी पढ़े हमने, तो प्रतिरोध जितने भी होते हैं श्रेणी क्रम में किस प्रकार से वोल्टेज काम करती है और समांतर क्रम में किस प्रकार से वोल्टेज काम करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्या है फरफत हैं, जो आरएल में वोल्टेज लगी है आपकी, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है इन पे। ठीक है ना, इन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती हैं तो इनका वोल्टेज का सीधा सीधा सिद्धांत है, मान भी अलग अलग होगा वोल्टेज का। ठीक है, तो किस प्रकार से रहता है वो भी आयो हम देखते हैं इसमें। देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं श्रेणी क्रम में, इस सूत्र से निकालते हैं आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल एल या जेड बराबर इंटू रूट 2 स्क्वायर। देखो अगर हम जेड का, हमारी जेड स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो हमारा क्या माना जाएगा भाई, अंडररूट आ जाएगा। अंडररूट में जो बराबर में संख्या दे रखी उसको अंडररूट में सेम टू सेम रख देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई ना, प्लस एक्स एल, ये दो चीज तो देख रहे थे अपन उसमें आर एल, तो आपको पता पड़ गया ना अंडररूट कैसे आया, आयु समझ में आ गया होगा कि जब हमने उस स्क्वायर को उठाया तो अंडररूट लगा दिया, जब अंडररूट को उठाते हैं तो आगे वाली में क्या करते हैं अंडररूट चढ़ाते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो आपका इस प्रकार से हो गया। इस परपथ में प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा क्या है, जेड है आपकी, मैंने आपको बताया था प्रतिबाधा क्या है, जेड, पहले ही बता रखा है आपको मैंने। ठीक है, प्रदर्शन करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है, मैंने ये भी बताया था इसका मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, आरेख में विद्युत धारा के
पक्षगामी कोण को फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब पक्षगामी मतलब पीछे की तरफ, क्या पीछे की तरफ रहती है तो हमारी क्या धारा किससे दर्शाते हैं इसको, फाई से दर्शाते हैं। क्या फाई से जो दर्शा रखा है शक्ति गुणांक कॉस फाई आर बट्टे जेड, और शक्ति वह आती है तो P बराबर पी आई उसके यार कॉस फाई। सिंपल सी बात है। जब आपका मान पक्षगामी होगा तो कोण को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फाई से। जब फाई से शक्ति गुणांक भी तो होगा, ये शक्ति गुणांक आ रहा है ना आपका, इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी आ रहा है ना। तो सिंपल सी भाषा है कि जब हमारी जो पावर होगी जो पीछे होगी पक्षगामी होगी, तो इसको संतुलन करने के, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो पाई से दर्शा गया है हमारा क्या कोण दर्शा गया पक्षगामी, तो इसको सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। सिंपल सी वजह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है हमारा, इसमें दूसरा कौन सा आता है तो वो भी देख लेते हैं। आरसी परपथ श्रेणी में दूसरा कौन सा आता है, आरसी परपथ आता है। कौन सा भाई, आरसी परपथ आता है श्रेणी में। आरसी परपथ आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जो अग्रगामी वोल्टेज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है भाई, 90 डिग्री से कम होता है। और शक्ति गुणांकों को आपको पता है किससे दर्शा रहे हैं, फाई से, कॉस फाई से, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की समस्या भी नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसमें। देखो मैंने बताया था आपको, विद्युत धारा के वोल्टेज अग्रगामी का मान जो कम होता है कितना होता है, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से क्या होता है भाई, कम होता है। इसका ध्यान रखना है पक्षगामी में जो अग्रगामी वोल्टेज है हमारी, तो क्या होगा भाई 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और शक्ति गुणांक किससे दर्शा रहे हैं इसमें, कॉस फाई का, जो प्रतिरोध निर्भर करता है, क्या करता है, प्रतिरोध की प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अब देखेंगे हमारा आर वोल्टेज और सी वोल्टेज, प्रत्येक में आरसी में वोल्टेज ड्रॉप होंगी आपकी, ठीक है ना। आरसी में वोल्टेज ड्रॉप होंगी और प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होंगी। श्रेणी क्रम में धारा का मान लगभग हमारा रहता है ये समान, पर वोल्टेज का मान समान ही रहता है श्रेणी क्रम में, ये ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग रहती हैं। क्या रहती हैं, वोल्टेज अलग अलग रहती हैं। जितने हमारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन पर सब पे वोल्टेज हमारी अलग अलग रहेंगी। सिंपल सी भाषा, ठीक है ना। तो क्या बोला था मैंने, जो हमारा जो वोल्टेज है क्या रहती है भाई, पीछे तरफ रहती है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये 90 डिग्री हो रही है हमारी, ठीक है। यहां से भी ये आपका कोण बनना है, यहां से डिग्री बन रही है, बी आर उसके आर, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है हमारी। इसमें धारा कौन सी, एसी, ठीक है। तो एल क्या है हमारी, आई क्या है हमारी लाइन धारा में वर्गमूल का मान, और बी क्या है प्रयुक्त वोल्टेज का वर्गमूल मान, और बी सी क्या है धारता, और बी आर क्या है प्रतिरोध। ये आपको पता रखे हैं पहले से। कहने का मतलब है आपका कि आर एल सी, आर एल सी चलता है इसमें आपके में। जो हमारे वेक्टर हैं, हमारे जो एम्पीडेंस वो हमारी शक्ति गुणांक के साथ साथ जो निकालने पड़ते हैं हमको, सारी चीज के अंदर चलती है। तो श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से इनको लगाते हैं। अब श्रेणी क्रम में ये काम हो गया इसमें, ठीक है। क्या होगा श्रेणी क्रम में, इस प्रकार से होगा। अब श्रेणी क्रम में निकालते कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। देखो जेड उसके यार वही समान स्थिति आपकी, मैंने आपको बताया था। वहां पर क्या था हमारा, जेड उसके यार बराबर आर प्लस एक्स एल था, उसके था। अब एल की जगह पर क्या आएगा भाई हमारा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो जब हम इसको उठाते हैं, अंडर उनको उठाते हैं, तो जेड बराबर आर उसके यार प्लस एक्स एल एक्स सी, सॉरी एक्स सी उसके यार अंडर रूट आ जाता है, ठीक है ना। वही प्रक्रिया रहती है। अग्रगामी का कोण कहता है फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको जेड से प्रदर्शन करते हैं।
इसका मात्रक ओम होता है, मैंने आपको बता रखा था। मात्रक क्या होता है भाई इसका? ओम होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और वही हमारा सिस्टम चलता है, जो पहले में चल रहा है वो इसमें चलेगा। ये हमारी किसकी बात होगी? श्रेणी क्रम की, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में जो हमारा जो मान चलता है, तीसरा निकल के आता है हमारा, तीसरा निकल के आता है श्रेणी क्रम में आर एल सी परपथ, आर एल सी परपथ। अब तीनों निकल के आती हैं हमारे, तो एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखो, आपके वोल्टेज तीनों में अलग अलग ड्रॉप होंगी। आगे आपका बी आर और वी एल और वी सी, तीनों आपके डायग्राम से माध्यम से यहां से हमारी वोल्टेज गुजर रही है, जा रही है हमारी ऐसी वोल्टेज, यहां से यहां तक पहुंच रही है, यहां से यहां तक पहुंच रही है। तो इनमें वोल्टेज का मान अलग अलग होगा तीनों में, ठीक है ना। तो मैंने आई होप से पहले से बता रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो, इसमें हमारा Z बराबर, देखो क्या होता है हमारा, दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पर एक्सएल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है। और शक्ति गुणांक हमारा आपको पता ही है, 0 होता है, ठीक है। और फेज अंतर टेन थीटा से दर्शाते हैं इसको, जो एक्सएल बराबर एक्सी बट्टे प्रतिरोध आता है हमारा। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो शक्ति भी होगी वो क्या होगी? पावर के बराबर होगी। आपका जो पावर है, आपकी पावर है, पावर फैक्टर होता है आपका, तो उसके समक्ष क्या होगा भाई? बी आर, बी आई और बी डब्ल्यू वी, आपकी वी होगी आपकी, और आई होगी, और कॉस फाई थी, कॉस फाई होगा, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि जेड बराबर क्या होता है भाई? जब अंडर रूट आ जाता है तुम्हारा, तो इसको उठाएंगे तो हमारा अंडर रूट आ गया, तो आर स्क्वायर, हमारा आर स्क्वायर प्लस, अब हमारे दो आ गए उसके प्रतिरोध समझ, दो आ गए, एक तो एक्स सी आ गया और एक्स एल आ गया, ठीक है, सॉरी एक्स एक्स सी एक्स एल, ठीक है, और अंडर रूट 2, यही तो था हमारा। हमें जो प्रतिबाधा है हमारी, यही तो निकालनी है हमें इसमें तीनों के अंदर। जो हमारा इंपीडेंस बनना है तीनों के अंदर, वो किस प्रकार से बनना है? शक्ति गुणांक, इंपीडेंस, तो इन्हीं तीनों पे जो इंपीडेंस बनता है, इन तीनों बनता है, और हमारा जो पावर फैक्टर निकल के आता है, पावर निकल के आती है, इन्हीं तीनों में निकल के आती है, ठीक है। तो देखेंगे उपयुक्त सूत्रों से, चिन्ह किसका है? एसी का, ये हमारा एसी का चिन्ह है, ठीक है। अंतर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना अंतर प्राप्त होता है। हमारी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना अंतर प्राप्त होता है, ठीक है। और आरसीएल में परपत्म वह स्थिति जिसमें प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है जी, प्रेरकीय आ गया आपका, कैपेसिटर रिएक्टिव सीएल के बराबर होता है, अर्थात एल बराबर एल सी बराबर, हाँ बराबर एक्सएल, एक्सी, ये दोनों बराबर होती हैं तो रेजोनेंस कहलाता है। इन दोनों का बराबर ही होना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस के बारे में एक टॉपिक अलग से मैंने आपको बताऊंगा, उसको भी समझ लेना। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? श्रेणी क्रम की। तो इसमें श्रेणी क्रम में तीनों चल रहे हैं आपके, आर एल और सी। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, तीनों बता दिए हमने, तीनों सूत्र बता दिए किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। सूत्र आपका मेन जी रहेगा जो आपको बता रखे हैं, और जिनको निकालने के लिए इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं समांतर क्रम। कौन सा? अब तो ये होगा श्रेणी क्रम, अब चलते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम परपथ हमारा श्रेणी क्रम का हो गया। अब चलेगा हमारा समांतर क्रम का।
देखो, समांतर क्रम में क्या होता है, परपथ में सप्लाई वोल्टेज सिरे पर अनेक इंपीडेंस समांतर क्रम में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं भाई, जब हम समांतर में एसी परपथ का प्रयोग पारेषण या विद्युत वितरण में मुख्य रूप से किया जाता है, तो इसमें जो सप्लाई वोल्टेज सिरे पर क्या होते हैं, अनेक इंपीडेंस होते हैं। क्या होते हैं, इंपीडेंस अनेक समांतर क्रम में संयुक्त होते हैं। जो समांतर एसी परपथ का जो कुल इंपीडेंस परपथ की कुल धारा निम्न विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको ज्ञात करते हैं। तो मतलब समांतर में एसी परपथ का जो कुल इंपीडेंस होता है, तो किसके बराबर होता है, परपथ की विद्युत धारा जो हमारी होती है, परपथ की विद्युत धारा। इसको हम जानने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हम ध्यान देंगे कि समांतर एसी परपथ में जो प्रयोग विद्युत की जो पारेषण लाइनें होती हैं हमारी, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, इनको क्या करें, वितरण करते हैं मुख्य रूप से। तो इनके जो वोल्टेज होते हैं, इन पे एम्पीडेंस समांतर क्रम में अनेक होती हैं, संयुक्त होती हैं समांतर क्रम में। एम्पीडेंस क्या होते हैं, समांतर क्रम में संयुक्त होते हैं। तो जी हमारे कितने प्रकार से, निम्न प्रकार से हैं समांतर क्रम, निम्न प्रकार से। निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, तो इसमें पहला आता है वेक्टर विधि द्वारा प्रतिबाधा विधि। ठीक है, तो हम पहला लिख लेंगे इसमें, वेक्टर विधि अथवा प्रतिबाधा। कौन सा आता है, वेक्टर विधि अथवा प्रतिबाधा विधि। इसके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से काम करती है। ठीक है ना। देखो, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना। तो इस विधि में समांतर क्रम में संयोजित दो या दो से अधिक शाखाओं का क्या करते हैं, प्रतिबाधा धारा ज्ञात करने के लिए फैक्टर आरेख का परपथ के अंदर पैरामीटर को ज्ञात करते हैं। हम इनको वेक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, पैरामीटर को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो वेक्टर के द्वारा क्या कर रहे हैं भाई, पैरामीटर को ज्ञात करना। ज्ञात करना, हम वेक्टर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर को ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखो, तुम्हारे आरसी और आरएल तुम्हारे इस परपथ में दिए हैं, वोल्टेज का मान समाप्त प्राप्त होता है। मैंने कही वोल्टेज का मान कैसा होता है, समान होता है समांतर क्रम में। ठीक है ना। तो हमारा एल जुड़ा हुआ है और सी जुड़ा हुआ है, और दोनों के समकक्ष क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। हमारा क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। पर इन पे दोनों पर वोल्टेज तो जा रही है समान, पर इनकी धारा अलग अलग हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी चलता है, आपको पहले भी बता रखा है कि भाई जब वोल्टेज समान होंगे तो धारा में डिफरेंस होगा, जब और धारा समान होगी तो वोल्टेज डिफरेंस होगा। और ये दोनों चीज किस में होती है, सेंड या समांतर क्रम में। सिंपल सी बात है, डेट्स ऑल। ये हमारा आरेख है। ठीक है ना। अब इसमें जब हमारी I1 और I2 जो पावर फैक्टर होता है, तो I1 का हमारा कौन सा होता है भाई, I1 cos phi 1 जो I का होता है, और I1 I2 cos phi 2, दोनों का अलग अलग होता है, दे रखा है आपका। तो cos phi 2 और phi 1, तो 1 2 और 2 दोनों का तो रखा है हमारे इस वेक्टर में, देख भी सकते हैं आप। जब हमारा धारा लैंड करती है I2 और I1, ठीक है, एसी में इसी प्रकार चलती है। ठीक है, तो हमारा sin 1 और sin 2 इस प्रकार से हमारी धारा नीचे होती है, तो sin 1 ऊपर पहुंच जाती है sin 2। ठीक है, दोनों प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये हमारी दो प्रकार की विधियां होती हैं। क्या प्रकार की, दो प्रकार की विधियां। तो पहली होगी हमारी, ये तो पहली होगी, ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो पहली तो जो होगी, अब दूसरी पढ़ेंगे अपन। इसमें दूसरी आती है हमारी, देखो,
तो इसको हम निकालने के लिए जो समांतर क्रम होता है तो उसको निकालने के लिए किसका करते हैं भाई, देखो जो प्रतिबाधा है इस शाखा में करते हैं। तो प्रथम शाखा का प्रतिबंध, ठीक है, और धारा का मान निम्न होने पर I1 बटे बी बटे Z1 प्रतिबाधा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर आर स्क्र 1 प्लस आर स्क्र एल सी। तो तुमको पता था कि हमारी R1 होगा तो प्लस XL होगा, XL उसके होगा, मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार पावर खपत होती है हमारी, तो बी आई दोनों ही को विद्युत और धारा दोनों में ही हो रही है पावर खपत, तो बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा 1 2। आरेख में आपने देखा होगा इस प्रकार से, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये आरेख है हमारा, तो जाने आपने देखा है 1 2 1 2 1 और 2, इन दोनों में कहीं ना धारा वोल्टेज आई जो प्रतिरोध बन रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ये सूत्र यहां पर निर्धारित किया गया है। शक्ति गुणांक का ये रहता है सब में, और पाई का cos फाई बने Z1 ऊपर हमारा R1, तो इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो इसको निकालने के लिए जो समांतर क्रम आता है तो आरसी, जो आरसी में शक्ति खपत पी स्क्वायर वी आई सेम टू सेम होता है, तो आरएल में हो रहा था वही प्रोसेस किस में हो रहा है, आरसी में, आरएल में, सी में हो रहा था वो आरसी में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेक्टर आरेख के अनुसार आरसी शाखा में विद्युत धारा आई स्क्वायर वोल्टेज फाई टू कोण के अग्रगामी होती है। क्या होती है भाई, अग्रगामी होती है, ठीक है, किसके, वोल्टेज से फाई टू के, ठीक है, क्योंकि दोनों शाखाओं में समांतर संयोजन है, मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में दोनों शाखाओं में, ठीक है, इसलिए परपथ का कुल प्रतिबाधा टी जेड इस सूत्र से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखना, आई जेड टी बराबर आई जेड 1 प्लस आर जेड 2 प्लस आर जेड 3, ठीक है। तो कुल शक्ति खपत इस प्रकार से होती है आपकी, सारी चीज क्लियर, दैट्स ऑल। अब चलते हैं हमारे दूसरा आता है हमारा इसमें एडमिटेंस, क्या आता है, एडमिटेंस। एडमिटेंस विधि आती है, वो किस प्रकार से रहती है उस विधि के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस विधि में देखो हमारे साइमन, जिसमें किसी ऐसी परपथ में प्रतिबाधा का विलोम क्या होता है भाई, एडमिन होता है। जो प्रतिबाधा का विलोम क्या होता है भाई, एडमिन होता है। प्रतिबाधा का विलोम क्या होता है, एडमिन होता है, मी टेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये किस प्रकार से रहते हैं, देखो आपके ये इस प्रकार से रहता है आपका, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक चित्र के माध्यम से निकाला हुआ है, तो उस पर सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। देखो ये हमारा एडमिटेंस हो गया, इसके बराबर में क्या होता है, कंडक्शन होता है आपका, चालकता आपकी, और सप्लेटेशन होता है आपका, ठीक है। ये तीनों ही आती हैं आपकी, जी और बी और बाई और फाई, ठीक है। एडमिटेंस जो हमारी विधि होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस एडमिटेंस में जो साइमन होता है इसका मात्रक होता है, एडमिटेंस का क्या है भाई, मात्रक क्या है इसका, साइमन मात्रक। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक मो या साइमन होता है, मो या साइमन। और प्रतीक क्या होता है भाई, प्रतीक क्या होता है, उल्टा मो होता है, या साइमन को ऐसे दर्शाते हैं,
समझ में आ गया होगा आपकी। तो लिख सकते हैं अपन कि y बराबर 1/z। समझ में आ गया, y बराबर 1/z दोनों के समकक्ष होता है। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। प्रतिमादा का उल्टा क्या होता है भाई? जड़ होता है, वो एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है, आपको पता है। एडमिटेंस क्या है? y, तो उसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया जड़। ठीक है, समझ में आ गई ना। तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार प्रतिमादा के दो अंश प्रतिरोध रिएक्शन होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश होते हैं भाई। जी, इसके एडमिटेंस के क्या है? दो अंश हैं, एक तो कंडेंसर, एक सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों क्या है? इसके अंश हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे। देखो इसमें बढ़ती हैं, तो इन दोनों में देखो किस प्रकार से होता है। थोड़ा सा इससे पहले एक देख लेते हैं, एक लाइन देख लेते हैं हमारी। तो इसमें हमारी जब एडिडेंस के अंदर हम ज्ञात करते हैं कुल विद्युत धारा कितनी होती है, शक्ति गुणांक कितना होता है आपका, और कुल शक्ति खपत कितनी होती है, तीनों को ज्ञात करते हैं इसमें। ठीक है, तो हम तीनों का लिखते हैं कि विद्युत धारा। इसमें क्या है? पहला विद्युत धारा, तो पहला आता है हमारा विद्युत धारा कुल। जो कुल विद्युत धारा है वो किस प्रकार से रहती है, तो कुल विद्युत धारा का जो एक सूत्र सा बना रखा है हमने, तो I बराबर B/I, बी इंटू आई, आई टी बराबर V प्लस जेड, B इंटू जेड क्या होगा? B इंटू जेड हम उसमें निकालते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा शक्ति गुणांक। क्या आता है हमारा? शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक तो होता है पावर फैक्टर P बराबर जेड बटे क्या आएगा भाई हमारा? चालकता का जस्ट उल्टा बाई। तो पावर फैक्टर इसमें इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कुल खपत शक्ति। कुल शक्ति खपत, जो हमारी कुल शक्ति खपत आती है, तो किसके बराबर आती है भाई? कि P बराबर B बाई आई बट्टी टी। समझ में आ गई ना तुम्हारी धारा टोटल और वोल्टेज टोटल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेजोनेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से रहने वाला है। तो रेजोनेंस किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रेजोनेंस किस प्रकार से रहता है। देखो हमारा रेजोनेंस किस प्रकार से रहता है, इसमें आर भी है, एल भी है और सी भी है, तो यही चलेंगे तीनों। रेजोनेंस में भी यही चलेंगे। रेजोनेंस का मैंने बताया था कि आर एल और आर सी का मतलब एक्स एल एक्स सी का क्या होता है? बराबर मान होता है। उसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। पर्वत का कुल रेजोनेंस शून्य होता है। ठीक है ना, जब रेजोनेंस प्रथम में आर एल आर सी होने पर पर्वत का कुल रिएक्टेशन है जो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। रिएक्टेशन कैसा रहेगा इसका? शून्य रहेगा। ठीक है, तो इस सूत्र था निकालने के लिए, वही सूत्र हमारे उसमें चल रहे हैं, वही सूत्र इसमें चलेंगे। तो आर बराबर क्या? तो 0 मतलब जेड बराबर आर, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, तो उसको वहाँ से मैं यहाँ निकाल देता हूँ आपको। ठीक है ना, RCl। तो सूत्र था हमारा R² प्लस XL इंटू प्लस Cl। ठीक है, इस प्रकार से था हमारा सूत्र। तो आपको बताना चाहूँगा मैं एक बार दोबारा से, देखो जीरो। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह। तो इस प्रकार से था। तो बढ़ते हैं, वहीं पर चलते हैं। इस प्रकार से हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं अपन रेजोनेंस। ये तो हमारा कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम रेजोनेंस। तो इसमें किस प्रकार से लाभ और वो हो रहा है आपका, वो देखते हैं अपन। देखो, श्रेणी क्रम रेजोनेंस, परपथ का परिणाम रिएक्शन शून्य हो जाता है, अर्थात x बराबर 0 होता है। परपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के तुल्य हो जाती है। परपथ में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो जाने से उसकी विद्युत धारा वाहक का क्या होता है भाई, मान अधिकतम हो जाता है। और परपथ के शक्ति गुणांक का मान इकाई अर्थात 1 हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और परपथ का कुल शक्ति P बराबर I² R होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट श्रेणी क्रम। क्या है, श्रेणी क्रम तो हो गया, सॉरी समांतर क्रम आता है। समांतर क्रम, कौन सा आता है हमारा, समांतर क्रम। समांतर क्रम रेजोनेंस। तो समांतर क्रम में देख लेते हैं। देखो, हमारा समांतर क्रम में जुड़ा होता है, देखो हमारा जैसे कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये दो चीज हमारी एल और प्रतिरोध जुड़े हैं हमारे श्रेणी क्रम में, पर कैपेसिटर हमारा समांतर क्रम में। तो मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में वोल्टेज किस प्रकार से रहती है और श्रेणी क्रम में वोल्टेज किस प्रकार से रहती है, धारा किस प्रकार से रहती है, वो भी आपको मैंने बताई थी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसी प्रकार से दे रहा है हमारा जो समांतर परपथ है, इसमें तीनों ही दिए गए हैं, RCl, RLC तीनों दिए गए हैं। ठीक है ना, जब हम आपको दर्शाते हैं कि जेड प्रतिबाधा होती है हमारी, तो जेड प्रतिबाधा XL और XC होता है, इसके बटे में क्या आता है, RL² बटे RL और RC²। ये किस प्रकार से आया, क्योंकि इसमें जो ऊपर दे रखा है जो मान L हमारा दे रखा है और C दे रखा है, L और C। अब ये दोनों किसके, प्रतिरोध के समक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से, परंतु रेजोनेंस स्थिति LX बराबर LX होता है, बराबर होती है। तो Z बराबर हमारा क्या आता है भाई, XL इंटू XL इंटू R, या XL जब दो जाते हैं हमारे, दो हो गए तो स्क्वायर कर सकते हैं इस पे। तो इसलिए कह सकते हैं कि XL बराबर क्या होता है हमारा, XC होता है। आयु समझ में आ गया होगा। देखो, इस प्रकार से हमने किया, Z बराबर X XL दो हो गई, तो इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं, XL उसके लग सकते हैं, R हमारा प्रतिबाधा। आयु समझ में आ गया। लास्ट हमारा आता है इसमें समांतर क्रम में रेजोनेंस। तो परपथ में प्रतिबाधा अधिकतम होती है, उसमें क्या हो रही थी, शून्य हो रही थी हमारी। इस परपथ में बाधा का मान अधिकतम होने के कारण करंट का मान कैसा आता है, न्यूनतम होता है। पर उसमें श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, करंट का मान अधिकतम हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज का, पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो प्रश्न बनती है। परपथ के गुणांक का मान इकाई अर्थात 1 होता है, दोनों में इकाई का मान 1 ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। श्रेणी एवं समांतर रेजोनेंस परपथ का उपयोग इलेक्ट्रॉन की उपकरणों और कम बैक पास एवं बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट के रूप में आदि में किया जाता है भाई। तो ये तो हमारे आज के टॉपिक में दोनों चीज़ों को कवर किया, रेजोनेंस किस प्रकार से रहता है आपका, ठीक है, और श्रेणी क्रम परपथ और समांतर क्रम में RCL किस प्रकार से रहते हैं, उनके सूत्र बताए। तो जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।